हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। तो धीरे धीरे हम इस किताब की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस किताब के 12वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नॉवेल हौसलों के सफ़र के 12वें चैप्टर की। मेरे जीवन की हरी पत्तियाँ, मीरा चड्ढा बोरवंकर। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यह हमारे समय का ऐसा सच है जिसके बिना हमें आज की दुनिया काफ़ी हद तक असहज लगेगी। पर दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी। शिक्षा का मौका, गरीब अमीर का अंतर, बड़े छोटे का भेद, यहाँ तक कि जाति के भेद की चट्टानी दीवारों को भेद कर हमने समानता का अधिकार पाया है। इंटरनेट और मोबाइल नए युग की नींव बने हैं, पर जो सबसे मुकम्मल बदलाव रहा वह था औरतों का दहलीज लांघकर अपने लिए आवाज़ बुलंद करना। अंग्रेजी की पुरानी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात ईश्वर भी उनकी ही सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। जब तक औरतों को अपना पर्दा, अपनी कैद स्वीकार थी, तब तक दुनिया भी उन्हें पर्दे में, चार दीवारी में ही खूबसूरत मानती थी। पर जब औरतों ने ही पर्दों से निजात पाली तो कुछ ने उनमें नए सवेरे की रोशनी भी देखी। मीरा बोरवंकर भारतीय पुलिस सेवा के कैनवास पर ऐसा ही एक नाम बनकर उभरती हैं, जिन्होंने बने बनाए कायदों की परवाह ना करते हुए, हजार सहूलियतों को छोड़ते हुए ऐसा रास्ता चुना जिसमें बहुतों ने आग देखी और कुछ ने नई सुबह का उजाला। मीरा भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी नहीं थी। उनके सामने किरण बेदी का ज्वलंत उदाहरण मौजूद था। पर मीरा बोरवंकर अपने आप में एक अलग आदर्श बनकर स्थापित हुई। अपने कर्मठता से उन्होंने यह साबित कर दिया कि महज इसलिए कि कुछ नियम या धारणाएं समाज में सदियों से मौजूद हैं, उनका सही होना जरूरी नहीं है। मीरा बोरवंकर एक ठेठ पंजाबी परिवार से आती हैं। पिता पुलिस में, इसलिए प्रारंभिक जीवन में ही बंदूकों और घोड़ों से इनका साबका रहा। बाकी जैसा कि हर छोटे भाई बहन के साथ होता है, मीरा भी अपनी बड़ी बहन का ही अनुसरण करती थी। बड़ी बहन के ही पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अंतर्गत कई सेवाएं आती हैं। शुरू से ही ऐसा माना गया है कि महिलाओं को अपने हिसाब की सेवाओं का चयन करना चाहिए। महिलाओं के लिए आयकर या लेखा विभाग जैसी सॉफ्ट सेवाएं ही उपयुक्त हैं। फोर्स की मेहनत कश चुनौतीपूर्ण सेवाएं उनके लिए नहीं हैं। पहली बार संघ लोक सेवा के लिए चयनित होने पर मीरा ने भी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का चयन किया, पर थोड़े समय में ही उन्हें यह महसूस हो गया कि उन्होंने गलत चुनाव किया है। उन्होंने समाज की लोगों की बनी बनाई धारणाओं में उलझकर अपनी तासीर से बिल्कुल अलग सेवा का चुनाव कर लिया है। दरअसल बड़ी बहन पहले ही आयकर सेवा में कार्यरत थी। ऐसे में देखा जाए तो मीरा का चुनाव लाजमी ही था, पर हर चुनाव जो लाजमी हो, सहज हो, वह सही भी हो, यह जरूरी नहीं होता। यह बात समझ आने पर मीरा ने दोबारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और इस बार का उनका चुनाव उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जहां उनका नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाना था। यहाँ एक सवाल उठता है, वह क्या है जो आम इंसान को भीड़ से उठाकर एक मिसाल बना देता है? क्या वह कोई खास पल होता है? क्या मिसाल बनने वाले लोग किसी और मिट्टी के बने होते हैं, या उन लोगों पर संयोग की कोई विशेष कृपा होती है? तो जवाब है, इंसान को मिसाल उसके अपने फैसले बनाते हैं, वे फैसले जिन्हें वह पक्के इरादे और सच्चे मन से लेता है। एक बार अगर दिमाग को एक तरफ करके कोई फैसला ले लिया जाए तो राहें अपने आप खुलने लगती हैं, हिम्मत अपने आप बढ़ने लगती है। और ऐसा ही मीरा के साथ भी हुआ। उन्होंने पुलिस सेवा का चुनाव करके अपने इरादे साफ कर दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी का अनुशासन अलग ही श्रेणी का था। वहाँ तो सवेरे 5 बजे जो बिगुल बजता तो उस्ताद दिन ढलने तक सांस लेने को भी मोहलत नहीं देते थे। अकादमी में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक बल और ट्रेनिंग में बेहतरीन प्रदर्शन पहली शर्त थी। 30 फीट की रस्सी चढ़नी होती थी। प्रारंभिक जीवन में जहाँ घुड़सवारी के अलावा मीरा ने खेलकूद में कोई खास हिस्सा नहीं लिया था, वहाँ ये 30 फीट की रस्सी उनकी जान की आफत बन गई। चढ़ती तो हाथों में छाले पड़ जाते, पैरों की पकड़ थी कि बनती ही नहीं थी, और प्रशिक्षक थे कि हार मानने नहीं देते थे। प्रशिक्षक की शक्ति और अपने मन की शक्ति के बल पर मीरा ने इस बाधा को भी पार कर लिया। और एक दिन ऐसा भी आया जब ट्रेनिंग की आखिरी दौर में वे रस्सी पर चढ़ी हुई थी और शाम का बिगुल बज पड़ा।
30 मिनट तक जो जहाँ जैसे था उसे वैसे ही जड़ हो जाना था। मीरा रस्सी उतरती उससे पहले ही प्रशिक्षक की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। मीरा साहब, आप ऊपर ही रहेंगी। प्रशिक्षक का हुक्म पाते ही मीरा अपनी जगह स्थिर हो गई। आसपास ट्रेनिंग खेलते अभ्यास करते सारे अफसरों की आंखें मीरा पर थीं और वह अपने प्रशिक्षक की बेहतरीन ट्रेनिंग का अव्वल नमूना बनकर शेष प्रशिक्षुओं के सामने मौजूद थे। यह प्रशिक्षक का मीरा के समर्पण और पक्के इरादे को सबके सामने लाने का तरीका भर था। वह प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों के लिए ही गर्व का दिन था। इस वक्त हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पुलिस सेवा पर मर्दों का एकाधिकार समझा जाता था, जहां बस मुट्ठी भर औरतें दरवाजों में पांव अड़ा रही थीं कि नहीं, दहलीज के उस पार जाने का हक उन्हें भी है। ऐसे में संघर्ष होना तो तय था और यह बात मीरा अकादमी में ही समझ चुकी थी। निशानेबाजी में मीरा का हाथ पकड़ना आसान नहीं था। अकादमी के उस्ताद तक उनका लोहा मानते थे। यह बात उनके एक साथी अफसर को नागवार गुजरी, यहाँ तक कि वह अफसर प्रशिक्षक से यह कहते हुए भिड़ गए कि मीरा एक औरत होती हुए उनसे बेहतर निशानेबाजी कैसे कर सकती है। इस पर प्रशिक्षक ने कहा कि वे अकादमी में अपने अनुभव के दम पर कह सकते हैं कि औरतें आदमियों से ज़्यादा बेहतर निशानेबाजी करती हैं, क्योंकि उनके हाथ आदमियों से ज़्यादा स्थिर होते हैं। उस दिन मीरा ने यह भी समझा था कि औरतों का मन भी कहीं ज़्यादा स्थिर है। उनकी प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदी केवल प्रतिद्वंदी होता है, उसके सामने आदमी या औरत होने से कोई फर्क नहीं आता। अकादमी से निकलने के बाद मीरा की पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई। शुरुआती दिनों में उन्हें भाषा की समस्या आती थी, लेकिन जहाँ समस्या होती है वहाँ कोई ना कोई समाधान भी होता है। वस्तुतः समाधान तक पहुँचने का रास्ता ही यह तय करता है कि व्यक्ति जीवन में शिखरों की ऊंचाई देखता है या गर्त की धूल। आमतौर पर अफसर खुद को ज़्यादा काबिल समझकर सालों से एक ही जगह काम कर रहे अपने सहायक दल के अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक वे स्थानीय गतिविधियों से तालमेल बिठा पाते हैं, तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। मीरा लीग से अलग थी। उन्होंने अपने सहायक दल की अनुभवों को पर्याप्त महत्व दिया। इससे एक तो वे स्थानीय गतिविधियों और स्थानीय लोग की समझ से बहुत जल्दी एकाकार हो गई और दूसरी ओर उन्होंने अपनी विनम्रता से अपने सहायक दल का अटूट विश्वास भी पा लिया। पुलिस महकमे में आला अधिकारियों को अधिकार होता है कि वे पुलिस लाइंस में अपने अधीनस्थ स्टाफ के घरों का निरीक्षण कर सकें। इस दौरे में वे किसी के भी घर पर चाय पीने जा सकते हैं। मीरा ऐसे दौरों पर अक्सर निकल जाती थी। यही नहीं, वे एक से ज़्यादा घरों में चाय के लिए जाती, वहाँ की औरतों से उनकी तकलीफ़ें सुनती, उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करती। अपने समय की कुछ गिनी चुनी महिला अधिकारियों में से एक थी मीरा बोरवनकर। जाहिर सी बात थी कि हर पार्टी में, हर फंक्शन में उनके साथी अफसर पुरुष ही होते थे। ऐसे में उनके घर की महिलाओं से छोटी छोटी मुलाकातें उन्हें नई ऊर्जा से भर देती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनके साथी अफसर उनसे यह कहने लग गए कि वे अपने घर पर उनकी बुराई तक नहीं कर सकते। उनकी पत्नियां तुरंत मीरा के बचाव में आ खड़ी होती हैं। अपने महिला अधिकारी होने की सही ताकत और जिम्मेदारी का पता मीरा बोरवनकर को कोल्हापुर में चला। वह मीरा की जिंदगी का एक मुश्किल दौर था। उनका बच्चा केवल 6 महीने का था। वह अपनी माँ को रात भर सोने नहीं देता था। रात भर की जगी हुई मीरा सवेरे जब तक तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाती, थक जाती थी। ऐसे में उनका सहायक स्टाफ पहले ही चाय तैयार रखता था। वह एक कप चाय उन्हें पूरा दिन सक्रिय रहने की ताकत देती थी। ताकत चाय में थी, यह सहायक स्टाफ की इस सोच में कि इतने छोटे बच्चे के साथ मीरा काम कैसे संभालती है, ये कहना कठिन है। खैर, ऐसी ही एक सुबह एक सरकारी अधिकारी अपने एक दोस्त को लेकर उनके पास पहुंचे। आगंतुकों से मिलने का समय दोपहर का होता है, फिर भी मीरा ने उनसे मिलने के लिए हामी भर दी। दोनों ही आगंतुक बेहद परेशान और व्यग्र मालूम पड़ते थे। सरकारी अधिकारी के साथ आए सज्जन एकदम से अपनी बात कहने लगे और इतनी उत्तेजित हो गए कि उनकी बात समझ पाना मुश्किल हो गया। अपनी बात के अंत में वे बिलख कर रो पड़े। एक तो मीरा की मराठी कमज़ोर थी, इस पर वे सज्जन अपनी बात इतने तेज में कह गए कि उन्हें समझना मुश्किल था। मीरा ने उन्हें शांत होकर बैठने के लिए कहा और अपनी बात तफसील से बताने को कहा। जब मामला समझ आया तब मीरा खुद गुस्से में आ गई। उस सज्जन की 9 साल की बेटी के साथ सुबह स्कूल जाते वक्त किसी ने गाड़ी में खींचकर दुष्कर्म किया था। एक 9 साल की मासूम बच्ची का बाप किसी और के पास ना जाकर सीधा एक महिला अधिकारी के पास दौड़ा चला आया था।
यह सोचकर कि वे उनका दर्द, उनकी बेटी का दर्द समझेंगे, वे समझ सकेंगे कि यह कृत्य कितने स्तरों पर घिनौना था। इतनी छोटी सी आयु में उस बच्ची को जीवन भर के लिए बेचैन कर देने का हक किसी को नहीं था। जिस उम्मीद से वह पिता मीरा के पास पहुंचा था, मीरा उस उम्मीद पर खरी उतरे। उन्होंने अपने सबसे अच्छे अफसरों को बुलाया और तथ्यों को तैयार करने का आदेश दिया। गाड़ी लाल रंग की मारुति कार बताई गई थी। मीरा ने तुरंत इस इलाके में पुलिस थाने में भी सूचना दर्ज कराई और कार्यवाही के लिए थाने के सबसे उच्च अधिकारी को लगाया गया। इस त्वरित कार्यवाही का नतीजा यह हुआ कि गाड़ी और उसके मालिक का पता उसी दिन शाम तक चल गया था। पार्किंग के पास रहने वाले एक छात्र ने गाड़ी की पहचान कर ली थी। गाड़ी उस इलाके की ना होने की वजह से उस छात्रा का ध्यान उस गाड़ी पर गया था। इसी वजह से उसे गाड़ी का आधा अधूरा नंबर भी याद रह गया था। दोषी को हिरासत में लिया गया, परंतु यह व्यक्ति कोल्हापुर के संपन्न सज्जनों में से एक था। बहुत पूछे जाने पर भी वह ना तो अपनी और ना ही अपनी गाड़ी की वारदात के समय पर कहीं और होने की पुष्टि कर पाया। अपराधी की पहचान परेड में भी बच्ची ने उसी आदमी की तरफ इशारा किया। पुलिस के पास अब कई परिस्थितिजन्य प्रमाण एकत्र हो गए थे। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। अब तक बात मीडिया में आग की तरह फैल गई थी और कई महिला संस्थाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कोल्हापुर की जनता इस घृणित अपराध के विरोध में सड़क पर उतर आई थी। सबका दिल उस मासूम बच्ची के लिए जार जार हुआ जा रहा था। ऐसे में मीरा को एक चौंका देने वाली खबर मिली। मेडिकल परीक्षण का नतीजा निगेटिव आया। इसका मतलब था कि मेडिकल परीक्षण के हिसाब से बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं था। इस रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल का घेराव हो गया। एक तरफ यह रिपोर्ट आई और दूसरी तरफ बच्ची के पिता मीरा के पास पहुंचे कि परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने उन्हें अलग से मीटिंग करने के लिए बुलाया है। मीरा सारा खेल समझ गई और उन्होंने उस दौर के हालात को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मांग की कि बच्ची का दोबारा मेडिकल चेकअप हो और इस बार 3 डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में हो। इस पैनल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भ्रष्ट डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी बैठी और बाद में उसे बर्खास्त भी किया गया। धीमी रफ्तार भारतीय न्याय प्रणाली की विशेषता है। यह बच्ची भी 9 से 11 साल की हुई, फिर 11 साल से कुछ और बड़ी हुई। जब तक केस अदालत का मुंह देख पाया तब तक मीरा का तबादला मुंबई हो चुका था। एक बार फिर अपराधी की पहचान के लिए परेड करवाई गई। इस बार वह अपराधी दाढ़ी काट कर आया और बच्ची उसे नहीं पहचान पाई। बचाव पक्ष ने केस 17 यह कहकर ट्रांसफर करा लिया कि कोल्हापुर में जनता के आक्रोश के चलते उनके मुवक्किल को सही न्याय नहीं मिल सकता था। जब मीरा को गवाही के लिए बुलाया गया तब उनका बेटा 3 साल का हो चुका था। अपने बेटे के नर्सरी स्कूल का पहला दिन छोड़कर वह 17 गवाही देने गई। उन्हें जब दाढ़ी और बिना दाढ़ी वाली बात का पता चला तब वे माथा पीट कर रह गई, पर कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस के पास इतने परिस्थितिजन्य प्रमाण थे कि दोषी के पुनः दाढ़ी उगाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब 3 साल की अथक मेहनत के बाद अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गया। इसके बाद भी महिलाओं के विरुद्ध कई अपराधों में मीरा को बार बार ऐसा लगा कि न्यायपालिका की सुस्ती के कारण कई औरतों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है। न्याय मिलने में इतनी देरी हो जाती है कि वह अपने आप में एक अन्याय हो जाता है। इस अवधि में दोषी जमानत पर छूट जाते हैं और वापस अपनी दुनिया में खो जाते हैं। फिर वे दुगने दुस्साहस के साथ अपराध करते हैं। इस केस के बाद मीरा को ऐसी पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों की काउंसलिंग और उनके केस को संवेदनशीलता से संभालने की ट्रेनिंग को पुलिस सेवा की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने की ज़रूरत का एहसास हुआ। इसी एहसास के चलते उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पुलिसकर्मी अलग अलग महकमों से जुड़ सके। भारत का जटिल सामाजिक राजनीतिक ढांचा पुलिस विभाग की व्यस्तता का एक बड़ा कारण है। मीरा का करियर ऐसी व्यस्तताओं से भरा पड़ा है। रात के करीब 10 बज रहे थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक राजनीतिक पार्टी का वार्षिक जलसा खत्म हुआ था और मीरा वहां का बंदोबस्त करके घर लौटने को थी कि रास्ते में उन्होंने वायरलेस पर सुना कि चेंबूर इलाके में भारी पत्थरबाजी हो रही है। जब तक वे दादर पार कर पाती तब तक वायरलेस पर मैसेज आया कि जोन 4 की मैडम को भेज दीजिए। जोन 4 मीरा के अंतर्गत आता था। वे समझ गए कि अगर उन्हें अलग से बुलाया गया है तो ज़रूर स्थिति गंभीर होगी। तब वे खुद डीसीपी पद पर थीं। उन्होंने 2 एसीपी अफसरों को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया। अपने साथ चल रही एस्कॉर्ट वैन और कुछ कांस्टेबलों के साथ वे मौके पर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि समस्या का आधा केंद्र जोन 4 था और आधा केंद्र जोन 5।
जहां के डीसीपी नदारत थे। मीरा यूं तो जोन 5 में नहीं जा सकी, लेकिन वहां के लोगों ने लाल बत्ती की गाड़ी देख ली थी। यह भी जाहिर हो चुका था कि एक आला अधिकारी मौके पर है। वहां पहुंचने पर मालूम चला कि सारे इलाके की बिजली काट दी गई थी। ट्रकों में मौजूद उसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग चेंबूर इलाकों की बस्ती के बाहर रोक लिए गए थे। बड़े बड़े बोल्डरों से रास्ता जाम कर दिया गया था। दो जातियों के बीच विवाद हो जाने की वजह से शाम तक इस तरह की भीड़ जमा हो गई थी। वे तैनात पुलिस अधिकारी अपने अपने वाहनों से उतरने को तैयार न थे। ट्रक पर सवार लोगों ने हाथों में पत्थर के साथ पेट्रोल बम भी थे। मौके पर मीरा जैसी आला अधिकारी को देखकर भीड़ ने उसका घेराव करना शुरू कर दिया। उन्हें पुलिस के नाम से कई उलाहने दिए गए। मीरा ने कंट्रोल रूम से और पुलिस बल मंगवाया। समझा बुझाकर पुलिस कर्मियों को वैन से उतारा ताकि स्थिति को संभाला जा सके। अंदर बस्ती में हिंसा की बात बताई जा रही थी। पत्थरबाज भीड़ किसी तरह से भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बार बार चेतावनी देने के बाद जब भीड़ बेकाबू हो गई तब मीरा ने फायरिंग के आदेश दे दिए। इधर एक डीसीपी जो रात की तैनाती पर थे, ठाड़े से तबादला होकर आए थे। ट्रक सवार लोगों को पहचान के उनके समझाने बुझाने की वजह से ही वे लोग आगे जाने को तैयार हुए। एक बार वे लोग मौके से हटे तो पत्थरबाजी भी बंद हो गई। घायलों को बाहर लाया गया और उन्हें फौरन इलाज के लिए भेजा गया। इस भगदड़ में एक 16 साल की लड़की समेत 4 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। अगले दिन कमिश्नर के ऑफिस में जोन 4 और जोन 5 के डीसीपी तलब किए गए। जोन 5 के डीसीपी 6 फुट लंबे चौड़े हष्टपुष्ट इंसान थे, जिनका यह कहना था कि वे मौके पर इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वे ढूंढ ही नहीं पाए कि वारदात हुई कहाँ थी। उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते उनका उसी दिन मुंबई से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया। मीरा के फायरिंग की आदेश पर इंक्वायरी बैठी। जवाहर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर ने बढ़कर फायर ओपन करने की जिम्मेदारी ली क्योंकि उस वक्त फायरिंग ज़रूरी हो गई थी। रिव्यू कमेटी के सामने सारे तथ्य पेश हुए। यह माना गया कि फायर ओपन करने की वजह से कई और जानें बचाई जा सकें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक न्यायिक पीठ बिठाई जो इस वारदात की ठीक से जांच कर सके। उन्होंने भी पाया कि फायरिंग करना उस समय की मांग थी और पब्लिक सेफ्टी में यह कदम अनिवार्य था। जांच आदेश जिम्मेदारी सब अपनी जगह थी, लेकिन दो गुटों के मनमुटाव से जो 16 साल की जिंदगी खत्म हुई उसका कोई दोष नहीं था। मीरा बोरवंकर जैसे अफसर दिन रात इसी कोशिश में होते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं ना होने पाए, किसी तरह ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाए कि ऐसे नुकसान ना हो। उन्होंने हर फोरम पर शिक्षा की, सहिष्णुता की, पॉलिटिक्स में फंसकर अपना ही घर फूंक देने से बचने की पैरवी की है। मीरा के लंबे करियर में ऐसे कई कीर्तिमान हैं। सन 1987 से 89 के बीच वे मुंबई पोर्ट्स की डीसीपी बने। इस समय पुलिस सेवा में नई नई ही थी और दुनिया को केवल 2 रंगों में देखती समझती थी, या तो काली या सफ़ेद। चार्ज लेने के बाद वे प्रथानुसार अपने सीनियर अफसरों से मिलने पहुंची। कमिश्नर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, पोर्ट पर हो रही चोरियों की समस्या दिन ब दिन गहराती जा रही है। यही नहीं, माना जाने लगा है कि मुंबई पोर्ट की माफिया का अपना अलग कानून है और उसे कोई पार नहीं कर सकता। मीरा के सामने एक कड़ी चुनौती थी। उनके सीनियर भी मान चुके थे कि पोर्ट की इस समस्या का हल मिलना लगभग नामुमकिन है। पोर्ट एरिया में उस वक्त केवल 3 पुलिस स्टेशन थे। येलो गेट, जहां करीब 900 पुलिस कर्मियों की फोर्स थी। सेवारी और वडाला पुलिस स्टेशन, जहां दोनों के पास 200-200 पुलिस कर्मियों की फोर्स थी। ये तीनों ही चौकियां पोर्ट पर पड़े आयात निर्यात के सामान की रखवाली करती थी। मीरा ने शुरुआत कर दी और जोर दिया कि चोरी की गई संपत्ति को खोई हुई संपत्ति दर्ज करके मामला को रफा दफा ना किया जाए। ज़रूरी है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चोरी को ही तरह दर्ज हो। इसके लिए मीरा ने चर्चा की, कड़े आदेश दिए, अपने अफसरों को समझाया और नो टॉलरेंस का रवैया अपनाया। नतीजा यह हुआ कि पोर्ट एरिया में दर्ज होने वाली चोरी की वारदातें अचानक इतनी बढ़ गई कि अखबार वाले मीरा के पीछे पड़ गए। अपने बारे में मीडियम फैली गलत खबरों से आहत होकर जब वे कमिश्नर ऑफिस पहुंची तो कमिश्नर CDS सोमन ने उनको देखते ही अभिवादन वाक्य था, आज का अखबार देखते ही मुझे लगा कि नए खून की इस अफसर ने तो आते ही काम करना शुरू कर दिया। अब लगता है कि शायद इस समस्या का हल भी निकल आएगा। मीरा बिना किसी शिकायत धन्यवाद कहकर वापस चली आई। मीरा को मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री SS पुरी के रूप में एक बड़ी सहायता मिली।
उन्होंने मीरा को समझाया कि किस तरह बॉम्बे का पोर्ट काम करता है, इसकी क्या विषमताएं हैं और क्यों पोर्ट पर होने वाली ये चोरियां सबके लिए फ़ायदे का सौदा बन जाती हैं। चोरी का सारा माल पहले से बीमा कराया हुआ होता था, इसलिए एक बीमा कंपनी को छोड़कर और किसी का नुकसान नहीं हो रहा था। मीरा की समझ में आया कि ये चोरियां पुलिस, कस्टम, पोर्ट सुरक्षा बल, आयातकों और निर्यातकों की मिली भगत से हो रही थी। चोरियां रोकने के लिए ज़रूरी था कि इन सबके बीच की कड़ियों को तोड़ा जाए। स्टाफ के काम करने के घंटों को 12 से 8 कर दिया गया। ड्यूटी की शिफ्ट्स नियमित रूप से बदली जाने लगी। किसी एक स्थान पर किसी भी पुलिसकर्मी की अकेले ड्यूटी लगनी बंद हो गई थी। यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की जगह भी रोज़ बदलने लगी। स्टेशन इंचार्ज को लगा कि इस तरह के रवैये से चोरियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी, पर अब स्टाफ को ज़्यादा आराम मिल रहा था और ड्यूटी के वक्त हमेशा कोई साथ था, तो उनकी चौकसी भी बढ़ गई थी। धीरे धीरे मीरा को पूरा महकमे का साथ मिल गया था। इसी बीच कमिश्नर की इंक्वायरी में स्टेशन इंचार्ज भ्रष्ट साबित हुआ और कई और भ्रष्ट अफसर भी पकड़े गए। मीरा ने माल की आवागमन का समय नोट करना शुरू किया। इससे रास्ते में होने वाली चोरियों में भारी गिरावट आई। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने अपनी ओर से बेहद कड़े इंतजामात कर दिए। स्टेशन पर बराबर नजर रखी जाने लगी ताकि चोरी की हुई संपत्ति को खोई हुई संपत्ति के रूप में ना दर्ज कर दिया जाए। मीरा खुद अपनी मोटरसाइकिल से रात को पोर्ट के चक्कर लगाती थी। पुलिस महकमे में मशहूर हो चला था कि मोटरसाइकिल वाली लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीछे बांधकर पोर्ट के चक्कर लगाती है। अब चोरियां हो ही नहीं सकती। पोर्ट पुलिस बेहद जोश में थी। चोरी की वारदातें इतनी घट गई थी कि पोर्ट के चेयरमैन ने खुद मीरा से आकर पूछा था कि वे उनका एहसान कैसे चुका सकते हैं। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उन्होंने पोर्ट पर ही मीरा के लिए एक एसी केबिन बनवाया। इससे पहले किसी भी पोर्ट पर डीसीपी का अपना केबिन नहीं था। मीरा का हमेशा मानना रहा है कि पुलिस वालों को कुछ न कुछ नया पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने की आदत हमें न केवल समाज से तारतम्य बनाए रखने में मदद करती है, वरन यह व्यक्तिगत विकास के लिए भी बेहद ज़रूरी है। सन 2001-2 में मीरा को महकमे द्वारा 10 महीने की इंटर्नशिप के लिए हम्बर्ट एच हम्फ्रे फेलोशिप देने का निर्णय किया गया। यह एक सुनहरा मौका था। हर समय कुछ नया सीखने की, जानने की भूख को इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता था। यह मौका था जब उन्हें अमेरिका के पुलिस विभाग के साथ काम करने का मौका मिलता। उन्हें अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग विषमताओं के बारे में जानने समझने का मौका मिलता और सबसे बड़ी बात, इतने सालों बाद एक बार फिर विद्यार्थी बनने का मौका मिलता। पर उनके सामने अपने छोटे बच्चे और परिवार को 10 महीनों के लिए छोड़कर दूसरे देश जाने का एक मुश्किल फैसला खड़ा था। इस पर उनकी एक मित्र ने समझाया कि शादी किसी जीवन का अंत नहीं है। हम औरतें ही इतना सोचते भी हैं। पुरुषों को ऐसा मौका मिले तो वे शायद इसके लिए एक पैर पर दौड़ जाएं। इस फेलोशिप में मीरा को 14 देशों के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अपने सिलेबस से इतर भी कुछ विषय पढ़े। इन सब विविधताओं को महसूस कर जब वे स्वदेश आईं तो उनके पास बांटने के लिए बहुत सारे नए अनुभव थे और सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम था। यह अनुभव तब मीरा के बहुत काम आया जब सीबीआई में पोस्टिंग के पश्चात महाराष्ट्र सरकार ने यशवंतराव चव्हाण प्रशासनिक अकादमी में नियुक्त किया। यह राज्य स्तर की अफसरों की ट्रेनिंग की सबसे बड़ी अकादमी है। यहाँ एक प्रशिक्षक के रूप में मीरा ने अपने अधीनस्थ अफसरों को समझाया कि ड्यूटी की राह में वे कभी खुद को ना खोएं, परिवार और ड्यूटी में हमेशा सामंजस्य बनाकर चलें और अपने काम में अपने शौक को कभी ना मरने दें, क्योंकि हमारे शौक हमारे अंदर के इंसान को जिंदा रखते हैं। अपने जीवन के इन अनुभवों को मीरा ने लीव्स ऑफ लाइफ नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। उनका सिद्धांत रहा है कि अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आपको ही उसका समाधान भी निकालना चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को मीरा चड्ढा बोरवंकर ने चरितार्थ करके दिखाया। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ।
सो तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।